हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। सबसे पहले बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार और इसके अंतर्गत पहला है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो बिहार का जिला है वह है मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण। नौ पाषाण युग के अंतर्गत जो बिहार का जिला आता है चिरांद सारण, चेचर वैशाली, सेनुआ रोहतास, मनेर पटना, ताराडी गाया। और ताम्र पाषाण युग के अंतर्गत जो बिहार का जिला है सोनपुर, ताराडी, मनेर, सेनुआ, चिरांद, मांझी और चेचर। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित जो महाजनपद अंग है इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी थी। अन्य नाम है मालिनी का चंपा, चेनपो। और वर्तमान स्थिति अगर देखें तो आधुनिक भागलपुर व मुंगेर। वजी संघ इसकी राजधानी वैशाली थी। आधुनिक बसाड़। संस्थापक नवानैदिष्ट या नवोदिष्ट। और 8 जनों का यह संघ था वजी संघ। ये 8 जो जन थे वजी था लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। इसके बाद मगध के बारे में अगर बात करें तो मगध जो है इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। मगध के संस्थापक बृहद्रथ था। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर थी और परवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो पूरा पाषाण कालीन एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण और फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। कहां से? पैसरा यानी मुंगेर से। और प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? जेठियन, नालंदा से। इसको रट जाइएगा। हर्यक वंश के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए पहला नाम आता है बिंबिसार का। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इनका समय है 544 से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार के वैवाहिक जो संबंध है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो याद रखिए कोसल की राजकुमारी महाकोसला यानी प्रसेनजीत की बहन से इनका प्रथम विवाह हुआ। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी चेलना जो चेटक की पुत्री थी इनसे दूसरा विवाह। और मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से इनका तीसरा विवाह। इसके बाद बिंबिसार के जो राजवैद्य था वो जीवक था। और ये जीवक जो था इसने काश्यप संहिता की रचना की। उपाधि श्रेणीय था। और सेना में पहली बार जो है इसके समय में हाथियों का प्रयोग हुआ और अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर इसने विजय प्राप्त की। इसके बाद बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था और इसका जो समय है 492 से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु चंपा का प्रांत पालक था और इसका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हुआ। और अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई और वैशाली पर इसने विजय प्राप्त की। यह 16 वर्षीय युद्ध था। वैशाली पर जो विजय प्राप्त हुआ इसके बारे में अगर देखें तो यह 16 वर्षीय युद्ध था। महाशिलाकटक व रथ मुसल्क अस्त्र का जो है प्रयोग हुआ। और अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ वशकार एवं सुनीत था और मखली पुत्र गोसाल की मृत्यु इसी के समय में हुआ। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए जो अजातशत्रु है इसके पुत्र का नाम उदयन था और इसका समय 460 से 444 ईस्वी पूर्व। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था और राजधानी का राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरण उदयन ने करवाया। और इसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। हर्यक वंश का यह अंतिम शासक था। कौन? नागदशक। इसके बाद शिशु नागवंश का जो है स्थापना होता है और शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। ये नागदशक का अमात्य और काशी का राज्यपाल था। ठीक है। और अवंती वत्स एवं कौशल, अवंती वत्स एवं कौशल में जो है ये जो तीनों है इन तीनों का विलय जो है मगध में कर दिया गया। और इसकी राजधानी जो है कहां पर था? इसका राजधानी वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली जो है स्थानांतरित की गई। इसके बाद कालाशोक के बारे में अगर बात करें तो कालाशोक का अन्य नाम है काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति इसी के समय में हुआ और अंतिम शासक इस वंश का जो था वो था नंदीवर्धन। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नंद वंश की स्थापना होता है जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद और इनकी उपाधि थी महामद, महापदपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम और कली का अंश। इनके मंत्री का नाम था कल्पक। विजय याद रखिएगा। किन किन क्षेत्रों में इन्होंने विजय प्राप्त की? इक्ष्वाकु, पंचाल, काश्य, कुरु, सुरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है और अस्मक। कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया
हाथी गुफा अभिलेख का जो संदर्भ है इसमें है, ध्यान रखिएगा। और इस वंश के कुल 9 शासक हुए। ये जो कुल 9 शासक हैं, उग्रसेन है, पांडुक है, पांडुगति है, भूताल है, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, कैवर्त और दशसेधक और घनानंद। घनानंद याद रखिएगा, ये अंतिम शासक था घनानंद, और इसका अन्य नाम है अग्रमीज, औग्रसेन, जैंद्रमीज। सेनापति, इसके जो सेनापति था वो भद्रसाल था, मंत्री सकटाल और सिकंदर का ये समकालीन था। इसके बाद मौर्य वंश का जो है स्थापना होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश ये जो है चंद्रगुप्त, ये इनका जो मौर्य वंश है चंद्रगुप्त के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अन्य नाम है वो है सैंड्रोकोटस। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, अन्य नाम याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस। इसके मंत्री का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम चाणक्य, और राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसका यूनानी नाम पालिब्रोथा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवणबेलगोला में सलेखना के द्वारा जो है मतलब कि अपने प्राण को त्याग किया था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध 305 ईस्वी पूर्व स्थान है। इस युद्ध का जो स्थान है सिंधु नदी के किनारे। परिणाम क्या हुआ, तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी रहा। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त जो क्षेत्र है इसको याद रखिएगा, हेरात है, कंधार, मकरान और काबुल है, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, माता दुर्धरा थी, पत्नी धम्मा और सुभद्रांगी। और याद रखिए सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला यह प्रथम शासक था। मंत्री चाणक्य और खलाटक। इसके बाद बिंदुसार के जो अन्य नाम है अगर बात करें तो किस मतलब कि ग्रंथ, पुराण या अभिलेख या चीनी या संस्कृत में जो बिंदुसार का नाम है वो क्या क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैन ग्रंथ में बिंदुसार का नाम जो है सीसेन दिया गया है। संस्कृत में अमित्रघात कहा जाता है, चीनी में बिंदुपाल, यूनानी जो है यूनानी अभिलेख में अमित्रचेटस और अमित्रोचेडिस, और पुराणों में भद्रसार और बारिसार जो है इसका नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। अशोक के बारे में देख लेते हैं और इसका समय है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता सुभद्रांगी थी, और माता के जो अन्य नाम है धम्मा पासादिका, जनपद कल्याणी। इनके पत्नी का नाम देवी पद्मावती, कारुवाकी और मतलब तीसरे रक्षिता है। पुत्र कौन थे, तो पुत्र जालौक, महेंद्र, तीवर और कुणाल आदि थे। पुत्री संमित्रा, चारुमती। मंत्री राधागुप्त, याद रखिएगा। अशोक के जो नाम है विष्णु पुराण में अशोक का जो नाम है अशोक वर्धन के रूप में मिलता है। मास्की अभिलेख में बुध शाक्य, भावरू लेख में मगधाधिराज, ठीक है, ये अशोक के नाम है। किस अभिलेख किस पुराण में क्या नाम मिलता है ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बराबर गुहा लेख में जो है पियदसी राजा के रूप में इसका नाम मिलता है। और कंगनहली जो अभिलेख है इसमें रानियो अशोक। इसके बाद देखिए देवनाम प्रिय प्रियदर्शी जो है कहां कहां पर मिलता है, रुमनीदेही अभिलेख, निगलीवा, रूपनाथ और गिरनार में। महाराज कुमार जो है इनका नाम कहां कहां पे महाराज कुमार के रूप में मतलब कि उल्लेखित है, तो पनगोरारिया अभिलेख में। इसके बाद अशोक का जो नाम है अशोक, इस नाम का जो उल्लेख है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगोलन लेख में जो है वर्णित है। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता टी फैंथलर थे। टी फैंथलर 1750 ईस्वी में सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को, और अभिलेखों का जो लेखक है वो है चापड़, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है अरमाइक जो लिपि है, लघमान एवं तक्षशिला, खरोष्टी का जो लिपि है इसमें जो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख। द्विभाषिक जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो इससे संबंधित जो मतलब अभिलेख प्राप्त हुई है वो है संरेकुना अभिलेख। ये अरमाइक और यूनानी दोनों में लिखित है, और ब्राह्मणी ये अन्य समस्त स्तंभ और गुहा लेख जो है इसी में लिखी गई है, तो याद रखिएगा। और भाषा क्या है इनके, तो प्राकृतिक। बिहार में स्थित अशोक के जो अभिलेख हैं
जो लघु शिलालेख है वो सासाराम में है, ठीक है, सासाराम से प्राप्त हुआ है। और जो स्तंभ लेख है, लौरिया स्तंभ लेख जो है ये नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण से, लौरिया जो है अरेराज पूर्वी चंपारण से, और रामपुरवा अभिलेख जो है ये भी पश्चिमी चंपारण से प्राप्त हुआ है। गुहा लेख के बारे में अगर बात करें तो देखिए गाया से प्राप्त हुआ है, बराबर पहाड़ी से, और इसके खोजकर्ता हैरिंगटन 1785 ईस्वी में। अशोक कालीन विदेशी जो शासक हैं इसके बारे में अगर बात करें तो एंटियोकस, इसका भारतीय नाम अंतियोक है और इसका देश है सीरिया। टॉलमी फिलाडेल्फस का भारतीय नाम है तुर्मय और इसका देश है मिस्र। और एंटीगोनस का भारतीय नाम जो है अंतकिनी है और इसका देश मकदूनिया है। मगस का भारतीय नाम मग है और इसका देश साइरिन या सिरिन है। और एलेक्जेंडर का भारतीय नाम अलिक सुंदर और देश एपीरस है। मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी के बारे में अगर बात करें तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती का उज्जैनी महेशमती, और कलिंग का तोसली, प्राची का पाटलिपुत्र और दक्षिणापद का सुवर्णगिरी। ध्यान में रखिएगा। सुंग वंश के बारे में अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और इसके पुरोहित थे पतंजलि। धनदेव का जो है अयोध्या अभिलेख जो है इसी के समय में प्राप्त होता है। उपाधि इसका जो था सेनानी, औदभीच और कोसलाधिप, याद रखिएगा। तो पुष्यमित्र सुंग का जो उपाधि है सेनानी, औदभीच और कोसलाधिप। इसके कुल शासक 10 थे इस वंश से, और अंतिम शासक देवभूति था, राजधानी पाटलिपुत्र में था। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम सुंग शासक देवभूति की हत्या किया गया था और अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बाद ब्राह्मण वंश, देखिए कुल 4 शासक थे इस वंश के, वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मा। परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है आप ध्यान में रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था? पिंगल वंश। पिंगल वंश जो था इसने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई जो वस्तु है, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। और चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाला जो जैन आचार्य थे वो कौन थे? भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? बिंदुसार की। और बिंदुसार के प्रमुख पुत्र सुसीम ये सबसे बड़ा था और अशोक तिस्य ये सबसे छोटा था। इसके बाद पाल वंश युगीन बिहार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पाल वंश युगीन जो बिहार है इसके संस्थापक जो है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। इसका समय है 750 से 770 ईस्वी और मगध पर इसने अधिकार किया। उदनपुरी विश्वविद्यालय की इसने स्थापना करवाई। इसके बाद धर्मपाल का समय आता है 770 से 810 ईस्वी और इसका उपाधि था उत्तरापद स्वामी। धर्मपाल का उपाधि उत्तरापद स्वामी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाया था भागलपुर में, और सोमपुरी विहार का भी इसने निर्माण करवाया था। इसके बाद देवपाल का समय आता है। देवपाल 810 से 850 ईस्वी और देवपाल का जो राजधानी था वो मुंगेर में था। प्रतिशासक देखिए जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज था इस पर इसने विजय प्राप्त किया। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया और नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीरदेव था। कौन? नालंदा का जो प्रधानाचार्य था इसके समय वो था आचार्य वीरदेव। मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक कृष्णगुप्त और अभिलेख अवसढ़ लेख। सेन वंश के बारे में अगर बात करें तो संस्थापक सेन वंश का कौन था? सामंत सेन। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजय सेन था और कर्नाट वंशीय नान्यदेव पर इसने विजय प्राप्त की। और बलाल सेन, याद रखिएगा, बलाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। बलाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किया बलाल सेन ने। और अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि कौन थे? तो जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद के मतलब कि ये रचयिता थे। गीत गोविंद इनके द्वारा रचित मतलब ये था और बख्तियार खिलजी के द्वारा ये पराजित हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मिथिला का कर्नाट वंश। मिथिला का जो कर्नाट वंश है संस्थापक नान्यदेव था।
पाल वंशीय रामपाल का यह समकालीन था। इसका उपाधि कर्नाट कुलभूषण था और राजधानी सिमरावगढ़ यानी वर्तमान नेपाल में था। प्रमुख शासक नरसिंह देव था। बख्तियार खिलजी को इसने नजराना दिया। इसके बाद हरि सिंह देव, जो हरि सिंह देव है, सॉरी हरि सिंह देव, थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो क्या होता है कि कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, तो डोंट माइंड, चीजों को फिर से कवर कर लेते हैं। हरि सिंह देव, देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय यह शासक था। पंजी प्रबंध का यह विकास किया। मिथिला का ये स्वर्ण युग था इसके समय, और कर्नाट वंश का यह अंतिम शासक था। परीक्षा दृष्टि से अगर बात करें तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय जो शासक था कौन था? रामपाल ही था। और कवि सोढ़ल के द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। किसको? धर्मपाल को। और उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? तो पंचानन नदी के किनारे। इसके बाद बिहार में जन्मे जैन तीर्थकरों के बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिहार में जन्मे जैन तीर्थकर, 10वें तीर्थकर शीतलनाथ थे, 12वें तीर्थकर वसुपूज्य और इनकी जन्मभूमि चंपापुरी भागलपुर के निकट हुई। 19वें तीर्थकर मलिनाथ थे, इनकी जन्मभूमि मिथिला थी। 20वें तीर्थकर सुव्रतनाथ थे, जन्मभूमि राजगिरी। और 21वें तीर्थकर नमीनाथ थे, इनकी जन्मभूमि मिथिला थी। महावीर और बिहार, महावीर और बिहार के बारे में देख लेते हैं। देखिए इनका जन्म, महावीर का जो जन्म है वैशाली बसाड़ मुजफ्फरपुर में हुआ। कैवल्य प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरिम ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे। तो महावीर को ज्ञान की जो प्राप्ति है ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरिम ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। इन्होंने प्रथम उपदेश क्या दिया? तो प्रथम उपदेश जो दिया था ये कमेंट करके आप बताइएगा। और राजगिरी में बराकर नदी के तट पर, देखिए राजगिरी में बराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश पर अगर बात करें तो विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया। विपुलाचल पहाड़ी पर, राजगिरी में बराकर नदी के तट पर प्रथम वर्षावास, देखिए अस्तिका ग्राम और निर्वाण इनका जो है, यानी ये अपना प्राण कहां पर त्याग किए? पावापुरी में, राजगिरी के समीप। देखिए परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकरों की जो संख्या है 2 है। महावीर पावापुरी में और वसुपूज्य चंपा में। समेत शिखर झारखंड, समेत शिखर जो है वो झारखंड में है। समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकरों की जो संख्या है वो है 20। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जैन संगीतियां, देखिए प्रथम जो जैन संगति हुई, प्रथम जैन संगीति कब हुआ? तो 310 ईस्वी में हुआ, ईस्वी पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। और स्थान कहां था? यानी प्रथम जैन संगति कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। और इस संगति का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? तो लुप्त ग्रंथों का संकलन करना, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन। द्वितीय जो जैन संगति हुई ये कहां पर हुई? तो वल्लभी गुजरात में। कब हुआ? 512 ईस्वी पूर्व में। परिणाम क्या हुआ? तो ग्रंथों का संकलन हुआ इस संगति में। और अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रमण। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध संगति, प्रथम संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक, किसके शासक? मतलब प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ तो उस समय जो शासक था कौन था? किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु के समय में हुआ। और कहां पर हुआ? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। और इस संगति में जो प्रमुख कार्य हुआ सूत एवं विनय पिटक का संकलन करना। इसके बाद द्वितीय संगति हुई 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में हुआ, जिसका अध्यक्ष थे सुबुकामी। और किसके समय में हुआ? कालाशोक के समय में। प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो अस्थवीर और महासंघिक में विभाजन। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, इन दोनों को देख लेते हैं। तो तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ कहां पर हुआ? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसस। किसके समय में हुआ? तो अशोक के समय में। कब हुआ? 247 ईस्वी पूर्व में। और इस संगति का जो प्रमुख कार्य था अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ जो संगति है
जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये कहां पर हुआ, तो याद रखिए कुंडलवन कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। और किसके समय में, तो कनिष्क के समय में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और इस संगति में यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ, जो प्रमुख कार्य हुआ, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया इस संगति में। इसको याद रखिएगा। देखिए बिहार स्थित बौद्ध महाविहार कुम्हरार महाविहार ये पटना में है, और तिलधक महाविहार ये नालंदा के समीप तिल्लास गांव में है। इसके बाद जगदल महाविहार जो है इसकी अवस्थिति गंगा और तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में है, और संस्थापक पाल वंशीय शासक रामपाल था। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए, और इसकी स्थिति याद रखिएगा, वर्तमान बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला में, और टकसाल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो देखिए श्वेतपुर महाविहार अवस्थिति कहां पर है, तो हाजीपुर के निकट चेचर गांव में, और विशाल स्तूप यानी संभवतः आनंद का यहां पे विशाल स्तूप जो है मतलब कि स्थापित है श्वेतपुर महाविहार में। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय, पहला नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का, जिसके संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, कुमार गुप्त प्रथम। और 3 पुस्तकालय था, रत्नासागर, रत्नोधि और रत्नरंजन। ये 3 नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय थे, रत्नासागर, रत्नोधि और रत्नरंजन। कुलपति कौन थे, शिलभद्र ह्वेनसांग के समय में। और याद रखिएगा कि धर्मपाल शिलभद्र से पूर्व था, राहुल मित्र एत्सिंह के समय में, और राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति था। तो धर्मपाल शिलभद्र से पहले, राहुल मित्र एत्सिंह के समय में कुलपति थे, और राहुल श्रीभद्र ये अंतिम कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय का। इसके बाद उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल थे, और अवस्थिति कहां पर है, बिहार शरीफ में। तंत्र विद्या का यह केंद्र था, तंत्र विद्या। इसके बाद याद रखिएगा कोसी एवं गंगा के संगम पर जो स्थित है वह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कोसी और गंगा के संगम पर जो स्थित विश्वविद्यालय है वह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक थे धर्मपाल, उपाधि है विक्रमशिला। ठीक है। इसके बाद वज्रयान संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख ये जो मतलब कि कह सकते हैं ये जो केंद्र है किसके लिए है, वज्रयान संप्रदाय का जो ये विश्वविद्यालय था। प्रमुख विद्वान थे दीपंकर, श्री ज्ञान अतीश, वैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर और गुप्त आदि। तो नाम याद रखिएगा। मध्यकालीन बिहार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मध्यकालीन बिहार के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण है, देखिए 12वीं सदी के अंत में इसका आक्रमण होता है। नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। स्रोत क्या है, तो इसका जो स्रोत है तबकात ए नासरी और रियाज उस सलातीन, ये स्रोत है, इसका जिक्र है इसी में। और मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी के द्वारा हत्या कर दी गई। समकालीन बिहारी शासक, समकालीन जो बिहारी शासक थे गोविंद पाल मगध के, इंद्रधुम्न मुंगेर के, उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव, इसने जो है नजराना पेश किया। याद रखिएगा। चेरो राजवंश, इसके बारे में अगर देखें तो उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ। इस वंश का जो चेरो वंश है इसका उदय कब हुआ, पाल वंश के पतन के बाद। और चेरो राज के 4 भाग थे, बिहिया, तिरावन, भोजपुर, चैनपुर, देव, मार्केंड। और क्षेत्र क्या था, शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। और महानतम जो शासक थे कौन था, वो था मेदिनी राय पलामू के। इसके बाद नुहानी राजवंश, संस्थापक दरिया खां नुहानी था। सिकंदर लोदी का यह प्रशासक था। प्रथम स्वतंत्र शासक था बहार खां नुहानी। शेर शाह सूरी के द्वारा इसका अंत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
इसके बाद सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत कालीन बिहार में अगर बात करें तो देखिए इल्तुतमिश का पहला नाम आता है। 1224 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण हुआ, बिहार शरीफ, बाढ़ और लखनौती पर जो है अधिकार किया गया। इसके बाद अगर देखें तो इसके पुत्र थे नसरुद्दीन महमूद के द्वारा लखनौती के हिस्मुद्दीन पर विजय। पुत्र नसरुद्दीन महमूद था, इसके द्वारा लखनौती के हिस्मुद्दीन पर जो है विजय हुआ। प्रथम सूबेदार कौन था? मलिक अलाउद्दीन जानी। इसके बाद इसमें जो नाम आता है बलबन का, और ये तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बिहार आया। बिहार और बंगाल का इसने पृथक्करण किया। इसके बाद खिलजी वंश के बारे में अगर बात करें तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का ये जो था आधिपत्य था। तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य खिलजी वंश पर था, और दरभंगा के राजा शक्र सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर इसने विजय प्राप्त की। तुगलक वंश के बारे में अगर देखें तो गयासुद्दीन तुगलक तिरहुत में टकसाल की स्थापना किया, और फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में अगर बात करें तो इसने जामा मस्जिद दरभंगा का निर्माण किया और तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना की। इसके बाद मुगल कालीन बिहार के बारे में अगर देखें तो प्रथम मुगल सूबेदार खान ए खानम मुनीम था। खान ए खानम मुनीम। अकबर, इसके बाद अकबर हाजीपुर दुर्ग विजय 1574 ईस्वी में, मिथिला विजय 1575 ईस्वी में, और बिहार को मुगल सूबा घोषित किया 1580 ईस्वी में अकबर ने। जहांगीर के द्वारा अगर बात करें तो शहजादा खुर्रम का विद्रोह जो है इसी के समय में हुआ, बिहार में हुआ। फर्रुख सियर आजिमाबाद यानी पटना में राजाभिषेक किया। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार जो है इनके बारे में अगर बात करें तो अकबर के काल में सुजात खां, मिर्जा अजीब कोका। जहांगीर काल में अफजल खां, शहजादा परवेज, और शाहजहां के काल में खान ए आलम, शाइस्ता खां, और औरंगजेब के काल में शहजादा अजीम। शेर शाह सूरी के संदर्भ में अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां ये सासाराम के जागीरदार थे, और उपाधियां शेर खां, हजरत ए आला थी। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इनका जो कह सकते हैं कि जो प्रमुख युद्ध है, प्रमुख युद्ध जो श्रेष्ठ वार है वो है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, और इसके बाद इनके जो मकबरा है वो शेर शाह सूरी का वो कहां पर है? सासाराम में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए बिहार के मध्यकालीन अभिलेख के बारे में अगर बात करें तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचुब ताम्रपत्र बिहार के मध्यकालीन जो अभिलेख हैं, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बलाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। यूरोपियों का बिहार आगमन, जो यूरोपीय हैं इनका जब बिहार में आगमन हुआ तो पहला कौन यूरोपीय थे या कौन प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने बिहार में आगमन किया? तो प्रथम पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों को हुआ। ये पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आते हैं और व्यापारिक केंद्र से, मतलब व्यापारिक के उद्देश्य से आते हैं, और इनका जो व्यापारिक केंद्र है हुगली बंगाल में, और सोरा का ये व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। डच, इसके बाद डच, इनकी प्रथम फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित होती है, और सूती वस्त्र, अफीम और नील का इन्होंने निर्यात करना शुरू किया था। इसके बाद अंग्रेजों का, अगर इसके बाद अंग्रेज आते हैं तो इनके बारे में अगर देखें तो अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में 1620 ईस्वी में स्थापित हुआ। पटना में गोल घर का निर्माण इन्होंने किया 1786 में। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पटना में गोल घर है इसका निर्माण हुआ 1786 ईस्वी में। जो वो गोल घर है वो अनाज यानी खाद्य वस्तुओं या स्टॉक करने का एक जगह था। गोल घर उनको बनाया गया था स्टॉक करने के लिए वस्तुओं को। और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट 1865 ईस्वी में। और अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी थे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का जो इतिहास है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक बिहार का जो इतिहास है, प्रमुख विद्रोह, नोनिया विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच। क्षेत्र क्या है? तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया। कारण क्या था? सोरा का व्यापार और नोनिया समुदाय के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसके बाद है तामड़ विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी तक। देखिए तामड़ विद्रोह जो है इसका जो क्षेत्र था छोटा नागपुर था। उराव जनजाति के द्वारा यह विद्रोह किया गया
और कारण क्या था? जमींदारों का विरोध। नेतृत्वकर्ता कौन थे? विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा, याद रखिएगा। इसके बाद वहाबी आंदोलन हुआ। भारत में संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, राय बरेली, उत्तर प्रदेश, ये भारत में संस्थापक थे वहाबी आंदोलन के। प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद अब्दुल वहाब, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रमुख नेता थे लियाकत अली खां, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। प्रमुख केंद्र क्या था? तो प्रमुख केंद्र इस आंदोलन का पटना था। देखिए, इसके बाद लोटा विद्रोह हुआ 1856 ईस्वी में, मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था ये लोटा विद्रोह। और कारण क्या था? जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना इस विद्रोह का कारण था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पहाड़ी विद्रोह 1772 से 1780 के बीच हुआ। और यह पहाड़ी विद्रोह कहां पर हुआ था? संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो करिया पुलहर, चेंगरू, संवरिया आदि। परिणाम क्या हुआ? पहाड़ी सरदार और अंग्रेज समझौता, इन दोनों के बीच समझौता हुआ, इसका परिणाम निकला। और अंग्रेज प्रशासक कौन था? अगस्टस क्लीवलैंड। कौन था? अगस्टस क्लीवलैंड। इसके बाद ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में, स्वतंत्रता तक जो है यह आंदोलन जारी रहा। प्रारंभिक नाम इस आंदोलन का क्या था? कुरुक धर्म। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जत्रा भगत, जर्मन कैसर बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। और प्रकृति क्या था? धार्मिक और आर्थिक सुधार। गांधीवादी आंदोलन में इसका समामेलन हुआ। कोल विद्रोह, इसके बाद कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 के बीच। और कहां पर होता है कोल विद्रोह? छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। कारण क्या था? तो चावल की शराब हड़िया पर जो है उत्पादन शुल्क, चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क, सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना और दिकुओं के द्वारा शोषण, यह था कारण कोल विद्रोह का। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुधु भगत और गंगा नारायण। परिणाम क्या हुआ कोल विद्रोह का? तो देखिए, विनियमन रेगुलेशन का आरोपण, ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन, किसुन साहेब, यह परिणाम हुआ। संथाल विद्रोह के बारे में अगर देखें तो देखिए, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ। और यह संथाल विद्रोह कहां पर हुआ? तो क्षेत्र था दामिन एको। कारण जो दिकु थे, इन दिकुओं के द्वारा शोषण। संथाल विद्रोह का जो कारण था दिकुओं के द्वारा शोषण करना। और नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपको ध्यान में रखना है, कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कैप्टन अलेक्जेंडर थे। परिणाम क्या हुआ इस मतलब कि विद्रोह का? तो दामिन एको का नाम परिवर्तन करके नया नाम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860, ये परिणाम था। इसके बाद 1857 की जो क्रांति है बिहार में, इसके बारे में देखेंगे। तो रोहिणी विद्रोह, इस क्रांति के अंतर्गत पहला जो विद्रोह है रोहिणी विद्रोह। स्थान, ये विद्रोह कहां पर होता है? देवघर जिला यानी वर्तमान झारखंड का जो रोहिणी ग्राम है वहां पर होता है। समय कब? ये कब मतलब कि ये विद्रोह होता है? तो समय है 12 जून 1857, सेना की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। अंग्रेज अधिकारी के संदर्भ में अगर देखें इस विद्रोह के बारे में तो विलियम, ये पटना के कमिश्नर, मेजर जनरल लॉयड, ये दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पटना में विद्रोह कब हुआ? पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था टेलर, ये टेलर कमिश्नर था पटना का। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? पीर अली। पटना में विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता थे वो पीर अली थे। इसके बाद कुंवर सिंह के बारे में अगर देखें तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय अगर बात करें तो प्रमुख विजय कहां कहां पर हुई? तो शाहाबाद, आरा और आजमगढ़ में। मृत्यु कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में। और ये कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता थे। इसके बाद मुंडा विद्रोह के बारे में अगर देखें तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह मुंडा विद्रोह होता है। और अन्य नाम है उलगुलन, महान हलचल। कारण क्या था मुंडा विद्रोह का? तो सामूहिक खेती यानी खूंट कटी की परंपरा का दिकुओं के द्वारा अतिक्रमण और सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय। याद रखिएगा, ये पराजय कब हुआ, कहां पर हुआ? तो जो सैलर कैप पहाड़ी है यहां पे अंग्रेजों से ये पराजय हो जाते हैं। और इसके बाद आगे बात करें तो बिहार में जो किसान आंदोलन है
पहला है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जिसके नेता थे महात्मा गांधी, और कारण क्या था? तिनकठिया प्रथा का विरोध। तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा। इसके बाद किसान सभा होता है 1922-23 में, और कहां पर होता है? मुंगेर में। अध्यक्ष कौन थे किसान सभा के? तो शाह मोहम्मद, और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी थे, और सचिव कौन थे? नंद कुमार सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 ईस्वी में होता है। कहां पर? सोनपुर मेला में होता है। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो सोनपुर। कब हुआ? सोनपुर में 1929 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। द्वितीय सम्मेलन गया में हुआ 1934 में, और अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तृतीय सम्मेलन 1935 में हुआ हाजीपुर में, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर आप बिहार के आगामी एग्जामों की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो बिहार से रिलेटेड सारे टॉपिक जो है कवर कराए जाएंगे। बिहार के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों के बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आता है बाबा जी ठाकुरदास। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 7 के बीच हुई, और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन? बाबाजी ठाकुरदास। इसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना इन्होंने 1913 में की। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की जो स्थापना है 1913 में किसके द्वारा किया गया? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी यानी बंदी जीवन, देखिए बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की सजा दी गई। और सचिंद्र नाथ सान्याल का जो पुस्तक है बंदी जीवन, इनका जो पुस्तक का नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र ये अनुशीलन समिति, जो अनुशीलन समिति है पटना शाखा की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। लिबर्टी लीफ लेटर्स वितरण 1915, और सहयोगी जो है इनके कौन? टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज। तो इसके ये मतलब कि इसमें ये भागीदार थे। इसके बाद बैकुंठ शुक्ल के बारे में अगर बात करें तो हाजीपुर में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। फणींद्र घोष, लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या कर दी गई। लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या फणींद्र घोष के द्वारा की गई। मोतिहारी जेल में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो देखिए, मुजफ्फरपुर जो बम कांड है कब होता है? 30 अप्रैल 1908 को, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके अभियुक्त थे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड है जिसका अभियुक्त है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और लक्ष्य क्या था? अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड पर जो है हमला करना। मृत्यु इस बम कांड में किसकी मृत्यु हुई? तो अंग्रेज वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री की। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस इनको फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। बिहार में होम रूल लीग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार में होम रूल लीग जो है बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना होता है 16 दिसंबर 1916 को, और होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे मजहरूल हक थे। कौन? मजहरूल हक। मुजफ्फरपुर शाखा, इसके संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम यह सत्याग्रह था, और तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध यह जो है सत्याग्रह स्टार्ट की गई थी। राजकुमार शुक्ल के द्वारा, किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को जो है आमंत्रण दी गई थी लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 में। प्रमुख आंदोलनकारी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण थे। इसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन समिति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, चंपारण एग्रीगेरियन समिति के जो गठनकर्ता थे इनका नाम याद रखिएगा क्या था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये बिहार के उपराज्यपाल थे, और अध्यक्ष थे FG सलाई। सदस्य थे, मेंबर जो थे कौन कौन थे? गांधी जी, LC अदामी, कृत्यानंद सिंह, DJ रीड व G रैनी। याद रखिएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी,
इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है। तो गांधी जी का पटना आगमन होता है 10 अप्रैल 1917 को। मजहरुल हक और बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विलियम से भेंट होता है। और मोतिहारी इनका आगमन 15 अप्रैल 1917 से होता है। तो 10 अप्रैल 1917 को पटना गांधी जी पहुंचते हैं, जिससे भेंट किन किन से होता है, तो मजरूल हक और बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट होता है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और मोतिहारी पहुंच जाते हैं 15 अप्रैल 1917 को। इसके बाद बेतिया ये पहुंचते हैं वहां से 22 अप्रैल 1917 को, और हजारीमल धर्मशाला में ये विश्राम करते हैं। और इसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 जो है पारित होता है। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया जाता है। बिहार में असहयोग आंदोलन, बिहार में असहयोग जो आंदोलन है, समर्थन में अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होता है। इसके समर्थन में, असहयोग आंदोलन का समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होता है। महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर जो है हड़ताल होता है 22 दिसंबर 1921 को। और प्रमुख नेता जो थे शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से, और गुलाम इमाम पटना से, गोरख प्रसाद मोतिहारी से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और याद रखिए धरणीधर प्रसाद आदि, ये सभी प्रमुख नेता थे। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में होता है, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन होता है, और संस्थापक कौन थे इस मतलब कि इमारत ए सरिया के, तो संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में होता है, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, और स्वराज दल का गठन होता है। इसके बाद शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। देखिए, लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर, जो लीडर मैनिफेस्टो है इस पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 के बाद जो है क्या होता है कि बिहार में जो साइमन कमीशन आता है इसका बहिष्कार किया जाता है। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार के जो नेता थे अली इमाम, सचिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा का गठन होता है, और आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को किया गया। तो आगमन कब हुआ? 12 दिसंबर 1928 को आगमन हुआ। आयोग का स्वागत जो है महाराजा डुमरांव के द्वारा किया गया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी गिरिवधर, देखिए याद रखिए कारो बाबू के नाम से जिन्हें जाना जाता है, गिरिवरधरधारी चौधरी, नाम थोड़ा सा अजबी टाइप का है, गिरिवरधारी चौधरी। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में होता है, और सोडे से नमक बनाने पर जो है इसमें बल दिया जाता है। सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह का आरंभ किया जाता है, और प्रमुख नेता हैं राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, जेवी कृपलानी मोतिहारी, विपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अगर बात करें तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से प्रारंभ होता है बिहार से, और 53वां अधिवेशन से, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, याद रखिएगा। ये है श्री कृष्ण सिंह, गिरफ्तारी गया से हुआ इनका, और अनुग्रह नारायण सिंह का गिरफ्तारी पटना से हुआ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके बारे में अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को की गई। गिरफ्तारकर्ता कौन थे? WG आर्चर, ये जिलाधिकारी पटना के थे, और जेल कहां था? बांकीपुर में। तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद की जो है गिरफ्तारी हुई। महाधिवक्ता बलदेव सहाय के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया राजविलास जंगल नेपाल में। छात्रों के द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन हुआ। अंजुमन इस्लामिया हाल जो है समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो छात्रों के द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव, और इसका समर्थन अंजुमन इस्लामिया हाल के द्वारा, और महिला चरखा क्लब जो है कदम कुआं पटना के द्वारा जो है, और इसका जो है जुलूस भी निकाला गया क्लब के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती भगवती देवी, और ये जो श्रीमती भगवती देवी थी ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता कौन
किसने किया? श्रीमती भगवती देवी, ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ध्रुव दल की जो है स्थापना की गई। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पटना सचिवालय गोलीकांड, समय क्या है? पटना सचिवालय गोलीकांड का समय है 11 अगस्त 1942। अभियुक्त WC आर्चर, जिलाधिकारी पटना के, और 7 छात्रों के मृत्यु के संदर्भ में ये जो है मतलब कि गोलीकांड, ये जो पटना सचिवालय गोलीकांड है, इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। पटना सचिवालय गोलीकांड के जो शहीद हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, नरेंद्रपुर सारण से, और राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से, जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर से, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना, और देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर से, और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से। इनका नाम याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1946 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सचिव कौन थे? तो याद रखिए, श्री कृष्ण सिन्हा, और राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भराहवा। मुरली भराहवा। बिहार की जो लोक संस्कृति है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्रमुख त्योहार है, जैसे छठ पूजा, ये बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार है छठ, ठीक है। और इस छठ में क्या होता है? सूर्यदेव और देवी उषा को ये पूजा जो है समर्पित होता है। तो सूर्यदेव और देवी उषा को जो है इसमें पूजा की जाती है। वर्ष में 2 बार होता है। कब कब होता है? तो छठ पूजा 2 बार होता है वर्ष में। एक चैत्र माह में होता है, मार्च अप्रैल के समय में, और दूसरा कार्तिक माह में, अक्टूबर नवंबर में होता है। द्विदिवसीय ये त्योहार है, ठीक है। जो त्रिदिवसीय त्योहार है, 3 दिन ये त्योहार का जो मतलब कि ये जो त्योहार मनाया जाता है 3 दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे त्रिदिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसके बाद है सामा चकेवा। सामा चकेवा ये भाई बहन को समर्पित एक त्योहार है, और ये त्योहार कहां पर मनाया जाता है? मिथिलांचल में। और समय क्या है, कब मनाया जाता है? नवंबर माह में, यानी नवंबर में ये जो है सामा चकेवा मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है नाग पंचमी। नाग पंचमी में क्या होता है? नाग पूजा को, यानी नाग पूजा की जाती है, नाग पूजा को ये समर्पित है ये पूजा। और कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पंचमी के दिन, और प्रमुख क्षेत्र है राजगीर। तो नाग पंचमी कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पंचमी। प्रमुख क्षेत्र यानी नाग पंचमी कहां पर मनाया जाता है? तो राजगीर में। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है बेहुला त्योहार। बेहुला त्योहार जो है ये परिवार के कल्याण के लिए समर्पित त्योहार है। मानसा देवी को ये समर्पित त्योहार है। मानसा देवी की पूजा होती है, और कहां पर होती है? भागलपुर और पूर्वी बिहार में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके बाद है मधुश्रावणी त्योहार। मधुश्रावणी त्योहार जो है ये सुहाग की रक्षा के लिए होती है। और कब होता है, कब यह त्योहार मनाया जाता है? तो श्रावण मास में, मिथिलांचल में। इसके बाद जितिया, ठीक है। जितिया जो है ये संतानों की दीर्घ आयु के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। माताओं के द्वारा निर्जला व्रत रखकर ये त्योहार जो है संपन्न किया जाता है। गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा। इसके बाद त्रिदिवसीय त्योहार है, समय है सितंबर का। सितंबर में ये जो है त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद है पटना कलम शैली। पटना कलम शैली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पटना कलम शैली का जो विषय है, मुख्य विषय क्या है? दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व और पशु पक्षी चित्रण आदि। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो विकास काल, इस पटना कलम शैली का जो विकास काल है कब से कब के बीच है? तो 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य। अन्य नाम है कंपनी शैली, पुरुषों की चित्र शैली, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो लघु चित्रों का इसमें चित्रांकन होता है। मुख्यतः क्या किया जाता है? लघु छोटे छोटे चित्रों का चित्रांकन होता है। और तुलिका क्या है? ब्रश के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर या चील के पंख। इसके बाद शैलीगत विशेषताएं अगर देखें तो कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है, और कागज के साथ हाथी दांत व अबरक पर भी जो है चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अगर देखें तो इसमें जो प्रयोग होता है प्राकृतिक रंगों का, नीला रंग, ठीक है, नील से, पीला रंग प्यूरी मिट्टी, जो पीली मिट्टी होती है, काला रंग जौ की राख से, और हरा रंग सेम की पत्ती से। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? सेवक राम ये प्रथम कलाकार थे। हुलास लाल ये पशु पक्षी चित्रण में माहिर हैं। जयराम दास ये स्याह कलम के माहिर हैं। फकीर चंद, शिवलाल
ईश्वरी प्रसाद वर्मा ये अंतिम प्रतिनिधि कलाकार हैं, और महिला कलाकार में दक्षो बीबी और सोना बीबी, नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मधुबनी चित्रकला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं पद्म श्री सीता देवी, पद्म श्री भगवती देवी, पद्म श्री गंगा देवी, पद्म श्री महासुंदरी देवी और भारती दयाल आदि। मिथिलांचल की ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसके बारे में अगर ये है जो मधुबनी चित्र थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, यह है मिथिलांचल की प्रसिद्ध लोक कला। ठीक है, यह है मिथिलांचल की जो महिलाओं की विशेष इसमें भूमिका होती है। मिथिलांचल की यह प्रसिद्ध लोक कला है। 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर के द्वारा ये प्रथम जो है निरीक्षण किया गया था इनके द्वारा। कौन? तो ये मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी थे विलियम जी, इनके द्वारा इसका अवलोकन किया गया सबसे पहले। और भित्ति चित्र और अरिपन यानी भूमि चित्र जो है इसका एक प्रकार है। तो भित्ति चित्र भी और अरिपन यानी भूमि चित्र इसका एक प्रकार है, तो याद रखिएगा। देखिए भित्ति चित्र में अगर मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में भित्ति चित्र का अगर बात करें तो गोसाई या गोसनी घर की सजावट होती है, या कोहबर घर की जो है सजावट की जाती है, यानी दीवालों पर चित्रकारी की जाती है, इसे कहते हैं भित्ति चित्र। और अरिपन चित्र का मतलब क्या होता है? भूमि पर चित्र की जाती है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि जैसे रंगोली टाइप का जो चीजें बनाई जाती है। और इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है इस चित्रकला से संबंधित, मधुबनी जो चित्रकला इसका जो क्षेत्र है दरभंगा है, सहरसा है, मधुबनी और नेपाल है। और इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंग, यानी बहुत चमकदार जो रंग होते हैं इन सभी का प्रयोग किया जाता है। गोसाई या गोसनी घर की जो सजावट है ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं में अधिक प्रचलन है। धार्मिक महत्व के चित्र इसमें उकेरे जाते हैं। और प्रमुख जो चित्र हैं दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम आदि का। गोसाई घर या गोसनी घर ये पूजा स्थान होता है। और शब्द अर्थ है जैसे अरिपन, ये रंगोली जैसे चित्र होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रंगोली जैसे मैंने बोला था। और कोबर घर नवविवाहितों का कमरा होता है, विवाह गृह होता है। तो इसको याद रखिए। कोबर घर के जो चित्र होते हैं जैसे मिथिला क्षेत्र की तारांकित ज्यामितीय चित्रकला होती है। कामुक प्रवृत्ति के चित्र उकेरे जाते हैं। प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग होता है घोंघा बैगनी रंग, गौमूत्र से पीला रंग और लाह का कीड़ा से महावा रंग प्राप्त किया जाता है। प्रतीकात्मक महत्व के जो चित्र हैं जैसे मछली, कामोत्तेजना, सिंह शक्ति, केला, मांसलता और बांस वंश वृद्धि आदि। कोबर घर के जो चित्र हैं प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज और कैनवास पर अधिक चित्रण जो है किए जाते हैं। और अंगुलियों और बांस के कुचियों से इसका चित्रण किया जाता है। अरिपन चित्र के बारे में अगर देखें तो आंगन और चौखट के सामने चित्रण किया जाता है जैसे रंगोली किया जाता है। और सामग्री क्या होता है? कूटा हुआ चावल, पानी, प्राकृतिक रंग। और ये रंगोली के समरूपता के समान है, रंगोली के समान होता है। और त्योहारों के आधार पर इसका चित्रण किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो अन्य नाम है इसके बाद है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा जो चित्रकला है इस शैली की जो मंजूषा चित्रकला है इसकी शैली रेखा चित्र है। 3 रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, गुलाबी, हरा और पीला का। और ये इस मंजूषा चित्रकला का जो अन्य नाम है सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग और अंग कला। क्षेत्र कहाँ है? तो इस मंजूषा चित्रकला का जो क्षेत्र है वो है भागलपुर जिला, अंग प्रदेश। विषय बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा। प्रमुख चित्रकार है उल्पी झा, चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद है जाढ़ोपटिया चित्रकला शैली। जाढ़ोपटिया चित्रकला शैली, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो जाढ़ोपटिया चित्रकला शैली जो है ये छोटा नागपुर पठार के कि क्षेत्रों में किए जाते हैं। और भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से ये एक है। और विषय क्या है? इस चित्रकला शैली का विषय संथाल समाज की लोक कथाएं। सामग्री क्या होता है? कपड़े या कागज की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्रण किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख लोकगीत। बिहार के जो प्रमुख लोकगीत हैं, प्रमुख शैलियां हैं चैती, सुरहर, कजरी, लुंगरिया आदि। प्रमुख राग है चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी, फाग राग आदि। नचारी राग क्या है? तो नचारी राग विद्यापति के द्वारा प्रारंभ किया गया था मिथिला क्षेत्र से, क्षेत्र है मिथिला। और विषय भगवान शंकर की प्रार्थना। इसके बाद अगर बात करें तो लगनी राग क्या है? तो इसके रचयिता है विद्यापति,
कहां पर ये लगनी राग जो है मतलब कि प्रचलित है, तो दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र में। और इसके बाद चैता राग जो है ये पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर चैत्र मास में इसका गायन किया जाता है। और फाग राग जो है इसका रचना का जो श्रेय है नवल किशोर सिंह बेतिया। होली के अवसर पर इसका गायन किया जाता है। और क्षेत्र है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके बाद बिहार के जो लोकगीत हैं, जैसे संस्कार गीत, अवसर पर किस अवसर पर संस्कार गीत गाए जाते हैं, तो बच्चों के जन्म, मुंडन और विवाह आदि पर। प्रमुख गीत है समूझवनी, कोहबर व सोहर। गाथा गीत जो है लोरी कायन, वीर रस से यह परिपूर्ण है। इसका विषय होता है लोरी के जीवन प्रसंग। और नैका बंजारा विजमैल, विषय होता है राजा बिजमैल की वीरता का वर्णन। इसके बाद है सलहेस, इसका विषय है सहलेस की लोक कथा का वर्णन। अन्य गीत है दीना भद्री, बिहुला, आल्हा, नूनाचार, राजा हरिश्चंद्र, धनैया और भरथरी। इसके बाद पर्व गीत है मांगलिक पर्वों पर गायन किए जाते हैं, दीपावली, बहुरा, जिउतिया, रामनवमी और छठ गीत आदि पर। ऋतु गीत भी गाए जाते हैं, ऋतुओं के अनुराग जो है होते हैं, यानी ऋतुओं के अनुसार इसका गायन किया जाता है, जैसे कजरी, चैता, बारहमासा, चतुर्मासा और हिंडोला आदि। इसके बाद है पेशा गीत, काम के दौरान जो है गायन की जाती है, जैसे जाता पिसाई, छवाई, थपाई, कोल्लू, सोहनी और रोपन गीत आदि। अन्य गीत भी हैं, जैसे जातीय गीत, सांझा पराती, बिरहा, झूमर और निर्गुण गीत। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए बिहार के प्रमुख लोक गायक और गायिकाएं हैं, जैसे शारदा सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा। ये बांकेलाल और मोतीलाल, इनका जो संबंध है, शारदा सिन्हा, बांकेलाल और मोतीलाल, इन सभी का जो संबंध है बिहार के प्रमुख लोक गायन और गायिकाओं में इनका नाम मतलब कि लिया जाता है। डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी, नंद किशोर प्रसाद, और इसके बाद ब्रज किशोर दुबे, उमाकांत कमल, भरत सिंह भारती, ये सभी जो है बिहार के प्रमुख लोक गायक और गायिकाएं हैं। बिहार की प्रमुख लोक नाट्य परंपरा, इसमें पहला नाम आता है विदेशिया। देखिए विदेशिया जो लोक नाट्य परंपरा है, भोजपुर में इस नाट्य परंपरा को संपन्न किया जाता है भिखारी ठाकुर के द्वारा। ये मतलब कि प्रेरणा स्रोत है और 20वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था। इसका विषय है सामाजिक मुद्दे और भावनात्मक संबंध। तो इस विदेशिया का जो विषय है सामाजिक मुद्दे और भावनात्मक संबंध। शैली क्या है, तो संगीत युक्त रंगमंच शैली और व्यंग शैली। विशेषता क्या है, स्त्री पात्रों का मंचन भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है जट जटी नृत्य क्षेत्र है मिथिला तथा कोसी क्षेत्र उत्तरी बिहार में। ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो है अभिनीत किया जाता है। विषय होता है जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन और सामाजिक मुद्दे आदि। विशेषज्ञता वियोग श्रृंगार पर जो है केंद्रित। इसके बाद है डोमकच क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र। विषय क्या है, तो डोमकच का जो विषय है पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य। घर के आंगन में महिलाओं के द्वारा रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है और हास्य परिहास एवं अश्लील प्रसंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सामा चकेवा। किस अवसर पर इसका मतलब कि अभिनय किया जाता है, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्षमी के सप्तमी से पूर्णमासी तक मंचन किया जाता है। शैली क्या होता है, प्रश्नोत्तर शैली होता है। और विशेषताएं क्या होता है, पात्रों का निर्माण मिट्टी के द्वारा किंतु अभिनय बालिकाओं के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जुमारी नृत्य का जो क्षेत्र है मिथिलांचल है, गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। किस अवसर पर इसका नृत्य होता है, जुमारी जो नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो अश्विन से कार्तिक मास तक जो है इसका नृत्य होता है, इस अवसर पर होता है, इसके बीच होता है और विवाहित महिलाओं के द्वारा इसमें अभिनय किया जाता है। इसके बाद है झिझियाना नृत्य जो है वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य होता है। महिलाओं के द्वारा अभिनीत की जाती है और ग्रीष्म ऋतु के समय में इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। इसके बाद है कीर्तनिया नृत्य। ये देखिए भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है और श्री कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। इसके बाद है भकुली बंका। सावन से कार्तिक माह तक इसका आयोजन होता है, जट जटिन के साथ ही इसका प्रदर्शन होता है। इसके बाद है बगुली। आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन होता है, स्त्री पात्रों के द्वारा अभिनीत किया जाता है। ठीक है, स्त्री पात्रों के द्वारा इसको मतलब कि संपन्न किया जाता है। बिहार में कला और संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान जो है आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी भी पटना में है।
अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है। संगीत नाटक अकादमी जो है पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। और मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार के जो लोक नृत्य हैं, जैसे कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा नृत्य बांस तथा लकड़ी के पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य होता है। धोबिया नृत्य धोबी जाति में यह लोकप्रिय नृत्य है और शुभ अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है। श्रृंगार गीतों की जो है प्रधानता होती है और ये कहां पर होता है? भोजपुर में। इसके बाद झिंझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। किस विषय पर? तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा के आधार पर इसका नृत्य होता है। गांव के महिलाओं के द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। इसके बाद होता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य में क्या होता है? मुंडा और उरांव आदिवासी, जो मुंडा और उरांव आदिवासी इनके द्वारा फसल के बुआई और कटाई के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र, इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं मादल, बांसुरी और तुरही। और ये कहां पर नृत्य होता है? बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिले में। लौंडा नृत्य जो है इसका अन्य नाम है बबुआ नृत्य और ये भोजपुर में होता है। लड़कों के द्वारा लड़की के रूप में इसका जो है अभिनय किया जाता है। इसके बाद झरनी नृत्य। झरनी नृत्य मुहर्रम के समय, मुहर्रम, तो झरनी नृत्य जो है मुहर्रम के समय मुस्लिमों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद खोल्डिन नृत्य। खोल्डी नृत्य देखिए अतिथियों के मनोरंजन के लिए पेशेवर नर्तकियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद करिया झूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा सामूहिक नृत्य है। इसके बाद है पवड़िया नृत्य। बच्चों के जन्म के समय पुरुषों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। घाघरा पहनकर पवड़िया नृत्य मतलब किया जाता है नर्तकों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। और सोहर खिलौना गीतों पर ये जो है मतलब सोहर खिलौना गीतों पर यह नृत्य आधारित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बिहार का जो भूगोल है यहां से कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।